प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग NCERT क्लास 11 चैप्टर 4 को देखेंगे। और क्लास 11 में सोशियोलॉजी का 2 बुक आता है। ये सेकंड बुक का चैप्टर 4 है और हमारे चैप्टर का नेम है पाश्चात्य समाजशास्त्री एक परिचय। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। समाजशास्त्र को कभी कभी क्रांति के युग की संतान भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जन्म 19वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में हुआ, जहां विगत 300 वर्षों के क्रांतिकारी परिवर्तनों ने वहां के लोगों के जीवन को निर्णायक रूप से बदल दिया था। समाजशास्त्र के अभ्युदय में 3 क्रांतिकारी परिवर्तनों का महत्वपूर्ण हाथ है। ज्ञानोदय या वैज्ञानिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति तथा औद्योगिक क्रांति। इस प्रक्रिया ने केवल यूरोपीय समाज को ही पूरी तरह से नहीं बदला, बल्कि यूरोप के संपर्क में आने के कारण पूरे विश्व को भी परिवर्तित किया। इस अध्याय में 3 महत्वपूर्ण समाजशास्त्रियों के मुख्य विचारों पर प्रकाश डाला जाएगा। ये है कार्ल मार्क्स, एमिल दुर्खाइम तथा मैक्स वेबर। समाजशास्त्र की शास्त्रीय परंपरा के धारक के नाते इन्होंने इस विषय की नींव रखी। इनके विचार और सोच आधुनिक परिवेश में भी प्रासंगिक है। बेशक इनके सिद्धांतों की आलोचना हुई है और इनमें समय के साथ महत्वपूर्ण संशोधन भी किए गए हैं, जो कि समाज के बारे में बनी अवधारणाएं स्वयं अपने सामाजिक परिवेश से ही प्रभावित होती है। अतः हम अपनी चर्चा उन परिस्थितियों से प्रारंभ करते हैं जिनमें समाजशास्त्र का उद्भव हुआ। समाजशास्त्र का संदर्भ यूरोप का आधुनिक युग व आधुनिकता की वे तमाम अवस्थाएं जो आज हमारे लिए सहज स्वाभाविक बन चुकी है। यह सब 3 मुख्य प्रक्रियाओं की देन है। ये है ज्ञानोदय अथवा विवेक का युग, एज ऑफ रीजन, फ्रांसीसी क्रांति में निहित राजनीतिक संप्रभुता की खोज तथा अधिक उत्पादन मास प्रोडक्शन की व्यवस्था, जिसका उद्घाटन औद्योगिक क्रांति ने किया। चूँकि इस विषय पर पहली पुस्तक समाजशास्त्र परिचय में चर्चा की जा चुकी है, अतः यहाँ हम केवल इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बौद्धिक परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। समाजशास्त्र परिचय पुस्तक के प्रथम अध्याय की चर्चा यूरोप में आधुनिक युग का आगमन को देखें। वह कौन से परिवर्तन थे जिनसे वह तीनों प्रक्रियाएं जुड़ी हुई थी। ज्ञानोदय 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध व 18वीं शताब्दी में पश्चिम यूरोप में संसार के बारे में सोचने विचारने के बिल्कुल नए व मौलिक दृष्टिकोण का जन्म हुआ। ज्ञानोदय या प्रबोधन के नाम से जाने गए इस नए दर्शन ने जहाँ एक तरफ मनुष्य को संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित किया, वहीं दूसरी तरफ विवेक को मनुष्य की मुख्य विशिष्टता का दर्जा दिया। विवेकपूर्ण व आलोचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता ने मनुष्य को अपनी ही नज़र में हमेशा के लिए बदल दिया। एकल मानव अब व्यक्ति बन गया, एक ऐसी हस्ती जो एक साथ ज्ञान का उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी। इस मानव व्यक्ति को ज्ञान का पात्र की उपाधि भी दी गई, लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच था कि केवल उन्हीं व्यक्तियों को पूर्ण रूप से मनुष्य माना गया जो विवेकपूर्ण ढंग से सोच विचार कर सकते थे। जो इस काबिल नहीं समझे गए उन्हें मानव का दर्जा नहीं दिया गया, बल्कि आदि मानव या बर्बर मानव कहा गया। चूँकि मानव समाज मनुष्य द्वारा बनाया गया है, इसका युक्ति संगत विश्लेषण संभव है। इस प्रकार के विश्लेषण के सहारे एक समाज में रहने वाले लोग दूसरे समाज को भी समझ सकते हैं। युक्ति संगत को मानव जगत की पारिभाषिक विशिष्टता का स्थान दिया जा सके, इसके लिए प्रकृति, धर्म, संप्रदाय व देवी देवताओं के महत्व को कम करना अनिवार्य था। आधुनिक युग के आने से पहले मानव जगत को जानने समझने के लिए लोग इन्हीं पर निर्भर थे। इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञानोदय या प्रबोधन मात्र को एक संभावना से वास्तविक यथार्थ में बदलने में उन वैचारिक प्रवृत्तियों का हाथ है जिन्हें आज हम धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक सोच व मानवतावादी सोच की संज्ञा देते हैं। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ने व्यक्ति तथा राष्ट्र राज्य के स्तर पर राजनीतिक संप्रभुता के आगमन की घोषणा की। मानवाधिकार के घोषणा पत्र ने सभी नागरिकों की समानता पर बल दिया तथा जन्म के आधार पर प्राप्त होने वाले विशेषाधिकारों की वैधता पर प्रश्न उठाया।
इसने व्यक्ति को धार्मिक तथा जमींदारी संस्थाओं के अत्याचारी शासन से मुक्त किया, जो फ्रांस की क्रांति के पहले वहां अपना वर्चस्व बनाए हुए थे। किसानों की जो अधिकतर सर्व बंधक मजदूर या कृषिदास थे, कुलीन वर्ग के जागीरदारों के चंगुल से आज़ाद करवाया गया। अधिकांश करों को रद्द कर दिया गया जो किसान जागीरदारों तथा चर्च या धार्मिक संस्था को दिया करते थे। गणतंत्र के स्वतंत्र नागरिक होने के नाते प्रभुत्व संपन्न व्यक्ति हकों व अधिकारों के धारक बने तथा उन्हें कानून और राजकीय संस्थाओं के समक्ष समानता का अधिकार भी प्राप्त हुआ। राज्य को व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता का सम्मान करना पड़ा और राजकीय कानून किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन में दखल नहीं दे सकते थे। राज्य द्वारा संचालित क्षेत्र तथा सार्वजनिक घर बार द्वारा संचालित क्षेत्र को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। सार्वजनिक व घरेलू क्षेत्रों की मर्यादा के अनुकूल कौन से सामाजिक संस्थान या गतिविधियां हैं, इस विषय पर नई मान्यताएं व नए विचार कायम हुए। उदाहरण के तौर पर धर्म तथा परिवार का अधिकांश भाग अब घरेलू या व्यक्तिगत क्षेत्र के अनुकूल माना गया, जबकि शिक्षा, विशेषकर स्कूली शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा को अब सार्वजनिक क्षेत्र के लायक माना गया। ध्यान रहे कि फ्रांसीसी क्रांति व आधुनिक युग के पहले शिक्षा घरेलू या व्यक्तिगत विषय था, इसमें राज्य की कोई खास भूमिका नहीं थी। दूसरी तरफ धार्मिक व राजकीय संस्थान मिले जुले थे और परिवार आज से कहीं ज़्यादा सार्वजनिक था। साथ ही राष्ट्र राज्य को भी नए सिरे से परिभाषित किया गया। अब इसे एक ऐसी प्रभुत्व संपन्न हस्ती माना गया, इसके पास एक केंद्रीकृत शासन तंत्र है। फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व आधुनिक राज्य के नए नारे बने। औद्योगिक क्रांति। आधुनिक उद्योगों की नींव औद्योगिक क्रांति के द्वारा रखी गई। इसकी शुरुआत ब्रिटेन में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई। इसके दो प्रमुख पहलू थे। पहला, विज्ञान तथा तकनीकी का औद्योगिक उत्पादन में व्यवस्थित प्रयोग, विशेषकर नई मशीनों का आविष्कार तथा ऊर्जा के नए संसाधनों का औद्योगिक कामों में उपयोग। दूसरा, औद्योगिक क्रांति ने श्रम तथा बाजार को नए ढंग से व बड़े पैमाने पर संगठित करने के तरीके विकसित किए, जैसा कि पहले कभी देखने में नहीं आया था। नई मशीनों जैसे कि स्पिनिंग जेनी नाम की सूत काटने वाली मशीन ने औद्योगिक उत्पादकता को बेशुमार रूप से बढ़ाया। साथ ही ऊर्जा के नए स्रोतों ने, जैसे भाप से चलने वाले इंजन के विभिन्न स्वरूप, उत्पादन प्रक्रिया को सुगम बनाया। इन्हीं प्रक्रियाओं ने विशाल कारखानों की नई औद्योगिक व्यवस्था व अधिक उत्पादन यानी बड़े पैमाने पर औद्योगिक वस्तुओं का निर्माण को जन्म दिया। अब वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर संपूर्ण विश्व के बाजारों के लिए किया जाने लगा। इन उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा माल भी दुनिया भर से प्राप्त किया जाने लगा। इस प्रकार बड़े पैमाने के आधुनिक उद्योग पूरी दुनिया में छा गए। उत्पादन व्यवस्था में परिवर्तन होने के कारण सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन हुए। शहरी इलाकों में बसे हुए उद्योगों को चलाने के लिए मजदूरों की मांग को उन विस्थापित लोगों ने पूरा किया जो ग्रामीण इलाकों को छोड़ काम की तलाश में शहर आकर बस गए थे। कम तनख्वाह मिलने के कारण अपनी आजीविका चलाने के लिए पुरुषों और स्त्रियों को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी लंबे समय तक खतरनाक परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। आधुनिक उद्योगों ने शहरों को देहात पर हावी होने में भी मदद की। कस्बे और छोटे छोटे शहर जनसंख्या निवास के प्रमुख स्थान बने, जहां ऊंच नीच की विषमताओं में बटा विशाल जनसमूह थोड़े मगर सघन आबादी के भीड़ भाड़ भरे इलाकों में रहने लगा। अमीर व शक्तिशाली लोग शहरों में रहने लगे, लेकिन साथ ही मजदूर वर्ग के गरीब लोग भी उन्हीं में झुग्गी झोपड़ियों वाली गंदी बस्तियों में रहने लगे। कार्ल मार्क्स 1883 5 मई 1818 को प्रशिया जर्मनी के राइनलैंड नामक प्रांत में जन्म हुआ। संपन्न उदारवादी वकील के पुत्र थे। 1834 से 36 बॉन विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन, तत्पश्चात बर्लिन विश्वविद्यालय में अध्ययन, जहां युवा हेगेलियंस से प्रभावित। 1841 में जेना विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट का शोध पत्र
पूरा किया। 1843 में जेनी वॉन वेस्टफेलन से विवाह कर पेरिस में बस गए। 1844 में पेरिस में फ्रेडरिक एंगल्स से मुलाकात, जीवन पर्यंत मित्र बने। 1847 में इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन द्वारा उनको संगठन के लक्ष्य तथा उद्देश्यों का दस्तावेज तैयार करने के लिए आमंत्रित किया गया। यह मार्क्स तथा एंगल्स द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया तथा इसका प्रकाशन मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी 1948 में मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से हुआ। 1849 में देश निकाला, मृत्यु पर्यंत इंग्लैंड में निवास। 1852 में द एंटिथ ब्रूमायर ऑफ लुई बोनापार्ट का प्रकाशन। 1859 में द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रकाशन और 1867 में कैपिटल प्रथम खंड प्रकाशित। 1881 में जेनी वॉन वेस्टफेलन की मृत्यु। 1883 में मार्क्स का निधन तथा लंदन हाईगेट सीमेंट्री में दफनाए गए। ये कार्ल मार्क्स जो हमारे साम्यवादी के बहुत ही साम्यवादी के एक तरह से ये जनक कहलाते हैं। और ये 1881 में जेनी वॉन वेस्टफेलन यानी कि उनकी जो वाइफ है उनकी मृत्यु, और 1883 में इनको भी लंदन में ही मृत्यु हो गई थी। और इनके फ्रेडरिक एंगल्स जो हैं वो जीवन पर्यंत इनके दोस्त रहे थे। आधुनिक शासन पद्धतियों के अनुसार राजतंत्र को स्वास्थ्य, सफाई व्यवस्था, आपराधिक गतिविधियों व व्यवसायों पर नियंत्रण तथा सर्वांगीण विकास जैसे सार्वजनिक सामूहिक विषयों की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। इन नई जिम्मेदारियों को निभाने के लिए शासन तंत्र को नए प्रकार की जानकारी व ज्ञान की आवश्यकता महसूस हुई। नए ज्ञान के लिए उभरती मांग ने सामाजिक विज्ञान और विशेषकर समाजशास्त्र जैसी नई विधाओं के अभ्युदय व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रारंभ से ही समाजशास्त्रीय विचार मुख्य रूप से औद्योगिक समाज के विकास के वैज्ञानिक अन्वेषण से जुड़े हुए हैं। इसके कारण विद्वानों में इस विषय पर विवाद है कि समाजशास्त्र नए औद्योगिक समाज का विज्ञान है। अनुभव को आधार बनाकर सामाजिक तौर तरीकों पर वैज्ञानिक विचार विमर्श तभी संभव हुआ जब आधुनिक औद्योगिक समाज की शुरुआत हुई। किसी भी समाज को समझने का आधार वहाँ के राज्य द्वारा तैयार की गई वैज्ञानिक सूचना बनी जो इसके सामाजिक संकायों की देखरेख करती है। समाजशास्त्रीय सिद्धांत इसी चिंतन मनन का परिणाम है। कार्ल मार्क्स जर्मनी के निवासी थे, परंतु देश से निकाले जाने के कारण उन्होंने अपना अधिकतम समय ब्रिटेन में बिताया। उनके क्रांतिकारी राजनीतिक विचारों के कारण उन्हें न केवल अपनी मातृभूमि बल्कि ऑस्ट्रेलिया तथा फ्रांस से भी निकाल दिया गया। दार्शनिक न होते हुए भी उन्होंने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। वे एक सामाजिक चिंतक और विश्लेषक थे जिन्होंने अत्याचार तथा शोषण को खत्म करने की वकालत की। उन्हें विश्वास था कि वैज्ञानिक समाजवाद के द्वारा इस लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। इसकी प्राप्ति के लिए मार्क्स ने पूंजीवादी समाज का आलोचनात्मक विश्लेषण कर उसकी कमजोरियों को उजागर किया ताकि इस व्यवस्था का पतन हो सके। मार्क्स का यह कहना था कि समाज ने विभिन्न चरणों में उन्नति की है। ये चरण है आदिम साम्यवाद, दासता, सामंतवादी व्यवस्था तथा पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवाद मनुष्य के विकास का सबसे नवीनतम चरण है, लेकिन उनका मानना था कि बहुत जल्द ही इसका स्थान समाजवाद ले लेगा। पूंजीवादी समाज में अलगाव की स्थिति और शक्ति का स्थानांतरण कई स्तरों पर काम करता हुआ दिखाई देता है। पहला, आधुनिक पूंजीवादी समाज में मनुष्य प्रकृति से अपने आप को काफ़ी अलग थलग पाता है। दूसरा, व्यक्ति में अलगाव की स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि पूंजीवाद ने सामाजिक व्यवस्था के चले आ रहे सामूहिक रूप को व्यक्तिगत बना दिया है और यहाँ सभी आपसी संबंध ज़्यादातर बाजार से परिचालित और व्यवस्थित होते हैं। तीसरा, कामकाजी व्यक्तियों का एक बड़ा समूह स्वयं अपनी मेहनत के फल से वंचित है।
क्योंकि मजदूरों का अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा मजदूरों का कार्यप्रणाली पर कोई नियंत्रण नहीं है। पहले प्रशिक्षित दस्तकार का अपने श्रम पर पूरा नियंत्रण होता था। आज कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की दिनचर्या का निर्धारण प्रबंधन करते हैं। अतः इन परिणामों के फलस्वरूप आज व्यक्ति स्वयं से अलग हो गया है और अपने जीवन को सक्षम बनाने के लिए वो संघर्ष करता है। जहाँ वह आज़ाद तो है परंतु अलग थलग है और अपने जीवन पर उसका नियंत्रण पहले की तुलना में कम हो गया है। हालांकि यह व्यवस्था शोषण तथा अत्याचार पर आधारित थी, परंतु फिर भी मार्क्स का यह मानना था कि पूंजीवाद मानव इतिहास में एक आवश्यक तथा प्रगतिशील चरण रहा, क्योंकि इसने ऐसा वातावरण तैयार किया जो भविष्य में समान अधिकारों की वकालत करने तथा शोषण और गरीबी को समाप्त करने के लिए आवश्यक है। पूंजीवादी समाज में परिवर्तन सर्वहारा वर्ग द्वारा लाया जाएगा जो इसके शोषण के शिकार है, जो एक साथ मिलकर क्रांतिकारी परिवर्तन द्वारा इसे जड़ से समाप्त कर स्वतंत्रता तथा समानता पर आधारित समाजवादी समाज की स्थापना करेंगे। पूंजीवादी व्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझने के लिए मार्क्स ने इसके राजनीतिक, सामाजिक, विशेषकर इसके आर्थिक रूप का गहन अध्ययन किया। अर्थव्यवस्था के बारे में मार्क्स की धारणा थी कि यह उत्पादन के तरीकों पर आधारित होती है। यह उत्पादन की विस्तृत प्रणाली है जिसका संबंध ऐतिहासिक काल से होता है। आदिम साम्यवाद, दास प्रथा, सामंतवाद, पूंजीवाद, ये सब उत्पादन की व्यवस्था है। सामान्य स्तर पर उत्पादन की व्यवस्थाएं एक काल विशेष में जीवन की विशेषताओं को दिखाती है। विशिष्ट स्तर पर हम उत्पादन की व्यवस्था को एक इमारत की तरह ले सकते हैं, जैसे कि एक इमारत में एक आधार या नींव होती है जिस पर इमारत खड़ी होती है और फिर एक ढांचा जो इस नींव पर खड़ा किया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर नींव या अर्थव्यवस्था का आधार प्राथमिक तौर पर आर्थिक होता है और इसमें उत्पादक शक्तियाँ और उत्पादन संबंध शामिल होते हैं। यह उत्पादक शक्तियों से तात्पर्य उत्पादन के उन सभी साधनों से है जैसे भूमि, मजदूर, तकनीक, ऊर्जा के विभिन्न साधन, बिजली, कोयला, पेट्रोलियम आदि। उत्पादन संबंध के अंतर्गत वे सभी आर्थिक संबंध आते हैं जो मजदूर संगठन में उत्पादन में भाग लेते हैं। उत्पादन संबंध संपत्ति संबंधी भी होते हैं क्योंकि ये स्वामित्व अथवा उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण से संबंधित होते हैं। उदाहरण के तौर पर आदिम साम्यवाद में उत्पादन के तरीकों के अंतर्गत मुख्यतः प्रकृति, जंगल, भूमि, जानवर इत्यादि आते हैं। इनमें तकनीक के आदिम तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है जैसे पत्थर के सरल औजार तथा शिकार के हथियार। उत्पादन संबंध सामूहिक संपत्ति पर आधारित थे। इस समय निजी संपत्ति की अवधारणा नहीं थी। शिकार तथा संग्रहण के आदिम तरीके मजदूर संगठन के रूप में थे। इस प्रकार अर्थव्यवस्था का आधार मुख्यतः उत्पादक शक्तियों और उत्पादन से उनके संबंधों पर आधारित होता है। इस धरातल पर समाज की सभी संस्थाएं सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक एक दूसरे पर आश्रित है। अतः धर्म, कला, कानून, साहित्य तथा विभिन्न प्रकार के विश्वास और सोच जैसी संस्थाएं इसी अधिसंरचना के भाग है जिनका निर्माण इस नींव पर किया गया है। मार्क्स का यह मानना था कि व्यक्ति की सोच और विश्वास ने उसी अर्थव्यवस्था से जन्म लिया है जिसका वे हिस्सा है। व्यक्ति अपनी जीवन चर्या कैसे कमाता है इससे निर्धारित होता है कि उसकी सोच कैसी है। भौतिक जीवन सोच को आकार देते हैं परंतु सोच भौतिक जीवन को आकार नहीं देते। यह तर्क मार्क्स की समकालीन धारणा से बिल्कुल अलग था। उस समय यह प्रचलित था कि मनुष्य जैसा चाहे वैसा सोचने के लिए स्वतंत्र है क्योंकि विचार ही दुनिया को आकार देते हैं। मार्क्स ने आर्थिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं पर अधिक बल दिया क्योंकि उनका विश्वास था कि मानव इतिहास में ये प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था की नींव होते हैं। अगर हम यह समझ सकें कि किस तरह अर्थव्यवस्था कार्य करती है और किस प्रकार यह पहले भी बदलती रही है तो हम यह सीख सकेंगे कि भविष्य में समाज में कैसे परिवर्तन आएंगे। परंतु इस प्रकार का परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है? मार्क्स का उत्तर है वर्ग संघर्ष द्वारा। वर्ग संघर्ष क्या है, आइए अब इसको देख लेते हैं।
मार्क्स के लिए व्यक्ति को सामाजिक समूहों में विभाजित करने का मुख्य तरीका धर्म, भाषा, राष्ट्रीयता अथवा समान पहचान के लिए बजाय उत्पादन प्रक्रिया में संदर्भ था। उन्होंने तर्क दिया कि सामाजिक उत्पादन प्रक्रिया में जो व्यक्ति एक जैसे पदों पर आसीन होते हैं वे स्वतः ही एक वर्ग निर्मित करते हैं। उत्पादन प्रक्रिया में अपनी स्थिति के अनुसार तथा संपत्ति के संबंधों में उनके एक जैसे हित तथा उद्देश्य होते हैं, चाहे उन्हें इसकी पहचान उस समय न हो। वर्गों का निर्माण एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के तहत होता है जो उत्पादन में सहायक शक्तियों की स्थिति में परिवर्तन तथा पहले से विद्यमान वर्गों के मध्य होने वाले संघर्षों के फलस्वरूप होता है। जैसे उत्पादन के साधन, उत्पादन तकनीक तथा उत्पादन के सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आता है तो विभिन्न वर्गों में संघर्ष बढ़ जाता है जिसका परिणाम संघर्ष होता है। उदाहरणतः उत्पादन के पूंजीवादी साधन सर्वहारा वर्ग का निर्माण करते हैं जो नवीन शहरी संपत्ति विहीन वर्ग होता है जिसका निर्माण सामंतवादी कृषक व्यवस्था के विनाश के फलस्वरूप हुआ है। सर्फ तथा छोटे छोटे कृषकों को भूमि तथा आजीविका के पूर्ववर्ती स्रोत से बेदखल कर दिया गया। तत्पश्चात अपनी आजीविका कमाने के लिए वे नगरों में जाकर बसने लगे तथा कानून एवं पुलिस के दबाव के फलस्वरूप उन्हें नए बने कारखानों में काम करना पड़ा। अतः एक बृहद नवीन सामाजिक वर्ग का निर्माण हुआ जो संपत्ति विहीन था और जिन्हें अपनी आजीविका के लिए मजबूरी में काम करना पड़ा था। उत्पादन प्रक्रिया में साझे रूप से काम करने के कारण मजदूरों ने एक अलग वर्ग बनाया। मार्क्स वर्ग संघर्ष के प्रतिपादक थे। उनका यह मानना था कि वर्ग संघर्ष सामाजिक परिवर्तन लाने वाली मुख्य ताकत होती है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कार्य करने का कार्यक्रम भी था में मार्क्स तथा एंगल्स ने अपने विचार स्पष्ट तथा संक्षेप में रखे। इसकी प्रारंभिक पंक्तियां घोषणा करती है, प्रत्येक विद्यमान समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मनुष्य के इतिहास को ढूंढते हुए उन्होंने यह बताया कि वर्ग संघर्ष की प्रकृति विभिन्न ऐतिहासिक कालों में भिन्न थी। आदिम से आधुनिक रूप में समाज का विकास कई भिन्न चरणों में हुआ है तथा प्रत्येक काल में शोषक तथा शोषित वर्ग एक दूसरे से अलग होते हैं। मार्क्स और एंगल्स ने लिखा है, आज़ाद तथा दास, कुलीन तथा सामान्य जन, जमींदार एवं सर्व श्रेणी, प्रमुख तथा कारीगर, एक शब्द में शोषक और शोषित एक दूसरे का विरोध लगातार करते रहे हैं। निरंतर कभी दबे रूप में कभी खुले रूप में युद्ध। प्रत्येक स्तर पर मुख्य विरोधी वर्ग उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्विरोध से पहचाने जाते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर पूंजी, फैक्ट्री, मशीनें, भूमि इत्यादि बर्जुआ वर्ग का अधिकार होता है। दूसरी तरफ श्रमिक वर्ग का उत्पादन के सभी साधनों पर से अधिकार समाप्त हो गया। अतः पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था में मजदूरों के पास जीवित रहने के लिए सिवाय अपने श्रम को बेचने के दूसरा कोई रास्ता नहीं रह गया था, क्योंकि उनके पास और कुछ नहीं बचा ही नहीं था। अगर दो वर्ग सिद्धांततः एक दूसरे के विरोधी भी हो तो भी वे स्वतः संघर्ष में नहीं पड़ते। संघर्ष होने के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने वर्ग हित तथा पहचान के प्रति जागरूक हो, साथ ही अपने विरोधी के हितों तथा पहचान के प्रति सजग रहे। इस प्रकार की वर्ग चेतना के विकसित होने के उपरांत राजनीतिक गोलबंदी के तहत वर्ग संघर्ष होते हैं। इस प्रकार के संघर्षों से प्रभावशाली अथवा शासक वर्ग को उनके द्वारा उखाड़ फेंका जाता है जो पहले से शासित अथवा अधीनस्थ वर्ग होता है। इसे क्रांति कहते हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत के तहत आर्थिक प्रक्रियाओं से विरोधों का जन्म होता है जो आगे चलकर वर्ग संघर्ष को जन्म देता है, परंतु आर्थिक प्रक्रियाएं स्वतः क्रांति का नेतृत्व नहीं करती, बल्कि सामाजिक तथा राजनीतिक प्रक्रियाएं भी समाज को पूर्णतः परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है। विचारधारा का होना एक मुख्य कारण है, क्योंकि आर्थिक तथा सामाजिक राजनीतिक प्रक्रियाओं के संबंध बहुत जटिल होते हैं।
प्रत्येक काल में शासक वर्गों द्वारा प्रभुत्वशाली विचारधारा को बढ़ावा दिया जाता है। यह प्रभुत्वशाली विचारधारा अथवा दुनिया को देखने का नजरिया शासक वर्ग के प्रभाव तथा विद्यमान सामाजिक क्रम को न्यायसंगत ठहराता है। उदाहरण के तौर पर प्रभावी विचारधारा गरीब व्यक्तियों को यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि वे गरीब इसलिए नहीं हैं कि उनका शोषण अमीरों द्वारा होता है, बल्कि अपने भाग्य के कारण अथवा पिछले जन्म में अपने बुरे कर्मों द्वारा इत्यादि। क्रियाकलाप 2। हालांकि इसे भी वर्ग कहा जाता है, क्या आप तथा आपके सहपाठियों द्वारा बनाए गए समूह मार्क्सवादी अर्थ में वर्ग कहलाएंगे? इस दृष्टिकोण के पक्ष तथा विपक्ष में तर्क दीजिए। क्या कारखानों तथा कृषि कार्य करने वाले मजदूर एक ही वर्ग से संबंध रखते हैं? एक ही कारखाने में काम करने वाले मजदूर तथा मैनेजर क्या एक ही वर्ग से संबंधित है? क्या अमीर उद्योगपति तथा फैक्ट्री के मालिक जो नगरों में रहते हैं तथा उसके पास कोई कृषि भूमि नहीं है, एक ही वर्ग से संबंध रखते हैं? जैसे गरीब कृषक मजदूर जो गांव में रहता है तथा जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है, एक ज़मींदार जो काफ़ी ज़मीन का मालिक है और एक छोटा किसान जिसके पास कम भूमि है, क्या ये दोनों एक ही वर्ग से संबंधित होंगे? यदि वे एक ही गांव में रहते हैं हों तथा दोनों जमींदार हो, इन उदाहरणों के उत्तर में दिए गए कारणों को ध्यानपूर्वक सोचिए। सुझाव: कल्पना कीजिए इन उदाहरणों में दिए गए लोगों को अच्छी लगने वाली कौन सी चीज़ें समान हैं। सोचिए कि बृहद सामाजिक व्यवस्था में उन्होंने कौन सा स्थान ग्रहण किया हुआ है, खासकर उत्पादन प्रक्रिया के संबंध में। एमिल दुर्खाइम को देख लेते हैं। 15 अप्रैल 1858 में एपिनल में जन्म हुआ, जो जर्मन सीमा पर स्थित फ्रांस के लॉरेन प्रांत में था। वे एक रूढ़िवादी यहूदी परिवार से थे और उनके पिता, दादा तथा परदादा सब यहूदी पादरी थे। इन्हें भी प्रारंभ में धार्मिक स्कूल में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। 1876 में पेरिस के एकोल नॉर्माल सुपेरियो में दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए दाखिल हुए। 1887 में बोर्डियो विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान तथा शिक्षा के लेक्चरर नियुक्त हुए। 1893 में डॉक्टरेट शोध प्रपत्र डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी प्रकाशित। 1895 में रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड प्रकाशित। 1897 में फ्रांस के प्रथम सामाजिक विज्ञान जर्नल एनी सोशियोलॉजिकल का प्रारंभ और अपना प्रसिद्ध अध्ययन पत्र सुसाइड प्रकाशित किया। 1902 में पेरिस विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग से जुड़े, जो 1993 में शिक्षा एवं समाजशास्त्र के नाम से जाना गया। 1912 में द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ पुस्तक प्रकाशित हुई। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में अपने बेटे आंद्रे की मृत्यु के सदमे के कारण 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हालांकि प्रभुत्वशाली विचारधारा हमेशा सफल नहीं होती और उन्हें विरोधी विचारधाराओं अथवा वैकल्पिक वैश्विक दृश्यों की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चूँकि प्रत्येक वर्ग में सजगता सतत रूप से नहीं पाई जाती, अतः एक विशेष ऐतिहासिक परिस्थिति में कोई वर्ग किस प्रकार से कार्य करेगा, इसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। अतः मार्क्स के अनुसार आर्थिक प्रक्रियाएं ज़्यादातर वर्ग संघर्ष को जन्म देती है। हालांकि यह राजनीतिक तथा सामाजिक स्थितियों पर भी निर्भर करता है। अनुकूल परिस्थितियों के अंतर्गत वर्ग संघर्ष क्रांति के रूप में परिणत हो जाता है। एमिल दुर्खाइम को समाजशास्त्र के औपचारिक संकाय का संस्थापक माना जा सकता है, क्योंकि वे सन 1913 में पेरिस में समाजशास्त्र के पहले प्रोफेसर थे। रूढ़िवादी यहूदी परिवार में जन्मे दुर्खाइम को रैबिनिकल विद्यालय, धार्मिक यहूदी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए भेजा गया। 1876 में जब उन्होंने इकोल नॉर्मल सुपेरियोर में प्रवेश लिया, तब अपने धार्मिक अभिविन्यास से संबंध विच्छेद कर अपने आप को नास्तिक घोषित कर दिया।
लेकिन फिर भी उनके नैतिक पोषण का उनके समाजशास्त्रीय चिंतन पर गहरा प्रभाव पड़ा। किसी भी समाज की मुख्य विशेषता उसकी नैतिक संहिताएं होती हैं जो व्यक्तिगत आचरण को निर्धारित करती है। एक धार्मिक परिवार से आने के कारण धर्म संबंधित धर्मनिरपेक्ष चिंतन उन्हें बेहद प्रिय था, जिसको वे विकसित करना चाहते थे। अपनी इस इच्छा की पूर्ति में वे अपनी आखिरी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ में कर पाए। दुर्खाइम के लिए समाज एक सामाजिक तथ्य था जिसका अस्तित्व नैतिक समुदाय के रूप में व्यक्ति से ऊपर था। वे बंधन जो मनुष्य को समूहों के रूप में आपस में बांधते थे, समाज के अस्तित्व के लिए निर्णायक थे। ये बंधन अथवा सामाजिक एकता व्यक्ति पर दबाव डालते हैं ताकि वह समूह के मानदंडों तथा अपेक्षाओं को अनुरूप हो। ये व्यक्ति के व्यवहार प्रतिमानों को बाधित करते हैं तथा विविधताएं एक छोटे दायरे में सिमट जाती हैं। सामाजिक क्रियाओं में विकल्पों को सीमित करने का आशय यह था कि सामाजिक व्यवहार का पूर्वानुमान संभव था, क्योंकि व्यवहार प्रतिमान के साथ होता था। इस प्रकार अवलोकित व्यवहार के प्रतिमान को देखकर मानदंडों, संहिताओं तथा सामाजिक एकता को पहचाना जा सकता था जो उन्हें नियंत्रित करते थे। अतः दूसरे प्रकार की अमूर्त चीज़ों का अस्तित्व, जैसे विचारों, मानदंडों, मूल्यों इत्यादि को मनुष्य के सामाजिक व्यवहार के प्रतिमान के अध्ययन से अनुभाविक रूप से सत्यापित किए जा सकते हैं, क्योंकि वे समाज में एक दूसरे से संबंधित हैं। दुर्खाइम के अनुसार सामाजिकता को आचरण की संहिताओं में पाया जा सकता था जो व्यक्ति पर सामूहिक समझौते के तहत जबरदस्ती थोपे गए थे। यह जीवन के दैनिक क्रियाकलापों में देखे जा सकते हैं। समाज के वैज्ञानिक समझ जिसे दुर्खाइम विकसित करना चाहते थे वह नैतिक तथ्यों की मान्यता पर आधारित थी। उन्होंने लिखा, नैतिक तथ्य अन्य तथ्यों की तरह घटित होते हैं। वे क्रिया के नियम से बने हैं जो विशेष गुणों द्वारा पहचाने जाते हैं। उनका अवलोकन, वर्णन तथा वर्गीकरण किया जा सकता है और वे विशेष कानूनों के द्वारा समझाए जा सकते हैं। दुर्खाइम 1964 से बने। नैतिक संहिताएं विशेष सामाजिक अवस्थाओं की अभिव्यक्ति थी, अतः एक समाज की नैतिकता दूसरे समाज के लिए अनुपयुक्त थी। अतः दुर्खाइम के अनुसार नैतिक संहिताओं से सामाजिक परिस्थितियों की व्युत्पत्ति हो सकती है। इसने समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञान के समान बना दिया तथा उन्हें यह बृहद उद्देश्य समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक संकाय के रूप में स्थापित करने के बहुत निकट थे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आशा करती हूँ ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द प्रोवाइड करूँगी। ये लेक्चर सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।